हेलो, वेलकम टू डियर नर्सिंग एस्पिरेंट। एक बार से फिर कृषा एकेडमी के इस सेशन में आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रफुल्ल चौहान आपके सामने BFEHS की वैकेंसी के रिगार्डेड अपन ने ऑलरेडी 10 क्लासें ले ली हैं। आज का ये अपना नेक्स्ट लेशन प्लान जितने भी अपन ने प्रीवियस ईयर के MCQ के हैं उससे रिलेटेड या फिर अपन जो मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अगर MCQ अपन जब भी अपन किसी भी MCQ को सॉल्व करते हैं हमेशा याद रखिएगा उसके जितने भी ऑप्शंस हैं आपके उसको रेशनल भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जब तक कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो जाते हमेशा एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन बना रहेगा। और किरोशा नर्सिंग एकेडमी के अंदर आपको प्ले स्टोर के अंदर जाके इस ऐप को डाउनलोड कीजिए जिससे वहां पे आपको टेस्ट प्रैक्टिस बहुत अच्छे से बहुत कम प्राइस के अंदर मिलने वाली है। आपको जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। फ्री टेस्ट भी वहां पे अवेलेबल है। अगर कोई फ्री टेस्ट देना चाहता है तब भी आप वहां पे दे सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए हमारे साथ में। तो मैं एक बार से फिर स्वागत करता हूं प्रफुल्ल चौहान आपका तहे दिल से। जल्दी से इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। द फर्स्ट MCQ ऑन द स्लाइड केयरफुली रीड कीजिएगा। व्हाट आस्किंग अबाउट दिस MCQ ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है यहाँ पे। द फर्स्ट वन इज द आर्टरी एंड बी इज द वेन एंड कैपिलरी। ठीक है ना। अपन को बहुत अच्छे से पता है कि जो अपनी जो मेजर पार्ट होता है ब्लड सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो आर्टरी। ठीक है ना। आर्टरी के अंदर बेसिकली क्या प्रेजेंट रहता है, अपन किसको चेक करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट या फिर पीएच। ठीक है ना। बेसिकली क्या करते हैं अपन, ऑक्सीजन, पीएच या फिर CO2। ठीक है ना। ये किसके लिए, इसको अपन चेक करने के लिए बेसिकली किसका यूज करते हैं, एबीजी। ठीक है ना, आर्टरी। ठीक है ना। आर्टरी बेसिकली एबीजी का जो सैंपल है वो अपन ऑक्सीजन सेचुरेशन के लिए या फिर अपन बेसिकली ऑक्सीजन पीएच या फिर CO2 को यहाँ पे मेजरमेंट करने के लिए जो यूज में करते हैं आर्टरी बेसिकली यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है ना। वेन की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली क्या करता है, वीनस डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द ऑक्सीजनेटेड। ठीक है ना। तो इसलिए वेन यहाँ पे नहीं रहने वाला है, नॉट फॉर ए कैपिलरी एंड दिस इज नॉट फॉर द, इट कैन बी टेकन फ्रॉम द एनी साइड। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, अपना राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है ना। आर्टरी बहुत ही सिंपल सा MCQ है लेकिन आपके एग्जाम के अंदर आया हुआ है और आने वाले एग्जाम के अंदर तो इस तरह के MCQ के अंदर भी आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो अपन ने बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ठीक है ना, ये विच रिफ्लेक्स लंग गैस एक्सचेंज। ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या रहता है, लंग्स गैस एक्सचेंज के लिए बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आर्टरी यहाँ पे मेन रेस्पॉन्सिबल। तो आर्टरी का अपन क्या बात कर रहे हैं, एबीजी एनालिसिस। ठीक है ना। तो एबीजी, ए फॉर एबीजी और ए फॉर आर्टरी, बस इस तरह से आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट MCQ, ए नर्स इज असेसिंग, the second MCQ, the nurse is assessing the patient respiratory status. Which of the following symptom is an early indicator of the hypoxia in an unconscious patient? ठीक है ना। ESIC दिल्ली के अंदर भी ये MCQ आया हुआ है। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं साइनोसिस या फिर डिक्रीज रेस्पिरेशन या फिर रेस्टलेसनेस या फिर हाइपोटेंशन। ठीक है ना। अगर मैं साइनोसिस की मैं बात करूं तो ये क्या है, लेट साइन। ठीक है ना। ये क्या है डियर, लेट साइन है। ओके। उसके बाद में बात करूं मैं डिक्रीज रेस्पिरेशन, तो हमेशा याद रखिएगा हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या होती है, डिमांड बढ़ती है और डिमांड जब बढ़ती है तो रेस्पिरेशन क्या रहेगा आपका, इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है ना। क्या देखने को मिलेगा डियर, यहाँ पे इंक्रीज रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। तो क्या ब्रेडिप्निया होगा, जी नहीं। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टेकिप्निया देखने को मिलेगा। टेकिप्निया, टेकिप्निया देखने को मिलेगा। रेस्टलेसनेस, जी हाँ, सबसे फर्स्ट जो इंडिकेटर साइन होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का वो बेसिकली क्या होगा, रेस्टलेसनेस। सीधी सी बात है, अगर आपका 1 मिनट के लिए कोई सांस रोक दे, आपको सांस लेने में डिफिकल्टी हो, आप क्या हो जाएंगे, रेस्टलेसनेस। ठीक है ना। बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और आपकी बॉडी क्या करने लगेगी, रेस्टलेसनेस। ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर चला जाएगा, नॉट फॉर द हाइपोटेंशन। ठीक है ना। हाइपोटेंशन का यहाँ पे BP का डिक्रीज होना बेसिकली यहाँ पे इतना इंडिकेटेड नहीं करेगा। ठीक है ना। लेट साइन हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे अर्लीस्ट सबसे पहले जो साइन देखने को मिलेगा वो क्या रहेगा आपका,
रेस्टलेसनेस यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। देन नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर ए अनकॉन्शियस पेशेंट, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। तो सीधी सी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रायोरिटी देनी है किसके लिए, अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए। ठीक है ना, तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए हमेशा दो चीजें ध्यान में रखना। पहली चीज है वो क्या करेंगे आप, ए बी सी। ठीक है ना, एबीसी। देखिए अगर यहाँ पे बात होती है किसकी, सीपीआर की, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, यहाँ पे ऐसा कोई पेशेंट नहीं दे, अपने को कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि पल्स क्या है, ऑप्शन। ठीक है ना, दो चीजें हैं, आप अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले अपने को दे रखा एक पेशेंट के अंदर है अनकॉन्शियस, दूसरे पेशेंट के हैं अनकॉन्शियस, के साथ में जो आपकी कैरोटिड आर्टरी है वो क्या है, पल्सलेस है। ठीक है ना, वहां पे फील नहीं हो रही है। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर जो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर प्रायोरिटी किसको चली जाएगी, आपके एयरवे को। और दूसरी कंडीशन है जो आपकी क्या रहने वाली है, अनकॉन्शियस है, उसके साथ में क्या है, पल्सलेस है, तो वहां पे आपका सीपीआर क्या चला जाएगा, बेस्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इन्होंने बात की है कि प्रायोरिटी की, ठीक है ना, प्रायोरिटी की बात की है तो हमेशा याद रखिएगा ऑक्सीजन है, आपका एयरवे है, ये सारे के सारे किसके अंदर चले जाते हैं, प्रायोरिटी के अंदर चले जाते हैं। ए से एयरवे, ब्रीथिंग, देन फाइनली इज द सर्कुलेशन। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को कभी भी प्रायोरिटी नहीं रहेगा। ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कभी अपन ने ऐसा पेशेंट नहीं देखा जिसको हाथों हाथ न्यूट्रिशन नहीं दिया तो पेशेंट क्या कर जाएगा, एक्सपायर्ड। और अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए तो वैसे भी इतना नहीं रहने वाला, ए ऑप्शन तो चला गया बाहर। अब एलिमिनेशन, ठीक है ना, तो एलिमिनेशन भी इतना नहीं रहने वाला, लेकिन हाँ सी ऑप्शन है एयरवे पेटेंसी। ठीक है ना, एयरवे पेटेंसी बेसिकली क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा, नॉट फॉर द एक्सरसाइज। तो ये भी आपका क्या हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, तो राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्लाइड के ऊपर है, विच पोजीशन शुड बी द गिवन टू ए पेशेंट रिकवरी फ्रॉम द जनरल एनेस्थीसिया। पेशेंट किससे आया है, जनरल एनेस्थीसिया से। ठीक है ना, कोई भी मेजर सर्जरी अपन करवाते हैं तब किसके लिए एनेस्थीसिया बेसिकली देना पड़ता है, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, तो अपने से क्या पूछा गया है, रिकवरी। ठीक है ना, तो अपने से मेन जो ये टॉपिक्स हैं वो हैं इसका पोजीशन के अंदर। ठीक है ना, फंडामेंटल के अंदर अपन ने बहुत अच्छे से ये पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर सारा चर्चा कर चुके हैं कि पोजीशन बेसिकली एक क्या है, फिजिकल फिक्स बॉडी फिजिकल अलाइनमेंट टू कंफर्ट टू द पेशेंट। ठीक है ना, पेशेंट की कंफर्ट के लिए या फिर उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट करने के लिए अपन एक बॉडी का फिक्स अलाइनमेंट रखते हैं जिसको पोजीशन बोलते हैं। वो सुपाइन हो सकती है, आपकी फाउलर हो सकती है, हाई फाउलर हो सकती है, टेंडलर हो सकती है, रिवर्स टेंडलर हो सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको अपन क्या देते हैं, हाई फाउलर पोजीशन। ठीक है ना, कोड प्रोलैप्स होगी, टेंडलर पोजीशन दीजिए। और अगर पेशेंट को स्ट्रोक की कंडीशन है तब आप टेंडलर पोजीशन दीजिए। जीईआरडी का पेशेंट है तो उसको रिवर्स टेंडलर पोजीशन दीजिए। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तब ध्यान रखिएगा कौन सी साइड लाइन देना पड़ेगा। साइड लाइन क्यों देना है, टू प्रिवेंट फ्रॉम द एस्पिरेशन। तो अब अपने से जो एमसीक्यू पूछा गया है जनरल एनेस्थीसिया, तो जनरल एनेस्थीसिया सीधी सी बात है, पेशेंट क्या रहने वाला है, अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस, तो ऐसे पेशेंट के अंदर बेसिकली क्या देखने की सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो सकती है, एस्पिरेट करने की। ठीक है ना, एस्पिरेट कर जाएगा। तो ऐसे में अपन क्या करेंगे, एस्पिरेशन से प्रिवेंशन करने के लिए, एस्पिरेशन से प्रिवेंशन करने के लिए अपने पास में बेस्ट जो पोजीशन रहने वाली है वो क्या रहेगी, साइड लाइन। ठीक है ना, साइड लाइन पोजीशन क्या रहेगी डियर, यहाँ पे सही आंसर चला जाएगा। सुपाइन पोजीशन बेसिकली किसके लिए लिया जाता है, आपके जितने भी फिजिकल एग्जामिनेशन है या फिर आफ्टर ओटी या फिर बिफोर ओटी, वो सारे के सारे फिजिकल पोजीशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन या फिर पेशेंट की प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करेगा। साइड लाइन बेसिकली रिकवरी पोजीशन, जिसके अंदर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एस्पिरेट से प्रिवेंशन करने के लिए मेनली अगर मैं बात करूं तो अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए या फिर जनरल एनेस्थीसिया से रिकवरी होके आया है उसके लिए कौन सी साइड लाइन पोजीशन इज द बेस्ट आंसर चला जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद में फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन बेसिकली अगर मैं बात करूं तो दो चीजों के लिए अपन सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। सबसे पहले फीडिंग, ठीक है ना,
एक पेशेंट को फीडिंग देने के लिए उसको फाउलर पोजीशन अपने को देनी होती है। अगेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, एसपी रेट से प्रिवेंशन करने के लिए अपन उसको क्या करते हैं, फाउलर पोजीशन देते हैं। और कौन सी कंडीशन के अंदर देते हैं, और दूसरी कंडीशन देते हैं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। एक तो कब देते हैं, फीडिंग के दौरान, कौन सी फीडिंग देते हैं, दूसरी कौन सी, एनजी ट्यूब के द्वारा जो अपन फीडिंग करते हैं, या फिर दूसरी अगर मैं बात करूं तो का रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी अगर इनको प्रॉब्लम है तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर अपन कौन सी देते हैं, फाउलर पोजीशन। ट्रेनलर पोजीशन बेसिकली कौन से सूप के पेशेंट के अंदर अपन क्या देते हैं, ट्रेनलर बर्ड पोजीशन। और क्या देते हैं, प्रॉपर विनस रिटर्न के लिए भी यहाँ पे अपन सोक पोजीशन देते हैं, जहां पे आपका क्या होगा, फुट पार्ट है वो क्या होते हैं, एलिवेट होता है, और हेड पार्ट बेसिकली क्या रहता है, बिलो रहता है, ठीक है ना। इस तरह की जो कंडीशन है वो देखने को मिलते हैं किसके अंदर, आपका ये क्या है, फुट पार्ट, और ये क्या है, हेड पार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या है, एलिवेटेड है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन को अंदर क्या बोलेंगे अपन, ट्रेनलर बर्ड पोजीशन बोलेंगे। तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एक बार से फिर आपके लिए खास इंफॉर्मेशन रहने वाली है, किरोशा एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको मात्र 150 के अंदर प्रीवियस ईयर एमसीक्यू जितने भी सारे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो अवेलेबल हैं। मात्र 999 के अंदर आपको ये कंप्लीट जितना भी एमसीक्यू कोर्स हैं वो अवेलेबल होने वाला है। 399 के अंदर आपको टेस्ट सीरीज जरूर लेनी चाहिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस को और भी ज्यादा खास बनाया जा सके, और अपने आप को परफेक्ट बनाइए इस एग्जाम के लिए। अपने आप को कुछ तो अलग करना पड़ेगा, नहीं तो भीड़ का हिस्सा बन जाओगे, ठीक है। द नेक्स्ट एमसीक्यू, A 5% dextrosaline 1000 ml is ordered for the patient to run in 8 hours, ठीक है ना। 1000 ml है, उन्होंने ऑर्डर किया है, 8 घंटे के अंदर आपको ये देना है। ए ड्रिप सेट विद द ड्रॉप फैक्टर, और आपने कौन सी ड्रॉप फैक्टर पे लगाया गया है, 15 पर ml, ठीक है ना। यानी 15 ड्रॉप पर ml, यहाँ बेसिकली जो ड्रॉप फैक्टर है वो यहाँ पे दिया गया है। व्हाट इज द फ्लो रेट टू बी द सेट, ठीक है ना। फ्लो रेट अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, कितना अवेलेबल है एमएल के अंदर, 1000, ठीक है ना। 1000 यहाँ पे अपने पास में अवेलेबल है, और कितना टाइम है डियर, 8, ठीक है ना। लेकिन कितने में है, अवर्स के अंदर है, तो अवर्स के अंदर है, और आंसर किससे पूछ रहा है, मिनट्स के अंदर। तो अपन क्या कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फैक्टर ड्रॉप फैक्टर बेसिकली कितना रहने वाला है अपने पास में, यहाँ पे अपने को दे रखा है कितना, 15। अब 15 से 60 कितना चला गया आपका, 4 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे 48, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ 31 पॉइंट कुछ 25 इस तरह से कुछ आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। 31 ड्रॉप पर मिनट इज द राइट आंसर, ड्रॉप पर फैक्टर, ठीक है ना। ये फ्लो रेट के बारे में अपने से एमसीक्यू पूछा है, इस तरह से अपने राइट आंसर कर दिया है 31.25। The next MCQ, infection from the urinary catheter can be the best preventer, ठीक है ना। एक पेशेंट है जिनको क्या लगाया गया है, कैथेटर, ठीक है ना, यूरिनरी कैथेटर लगाया गया है, और ऐसी क्या कंडीशन है, या फिर आप ऐसी कौन सी टेक्निक यूज करेंगे जिससे पेशेंट को क्या करोगे, इन्फेक्शन से प्रिवेंशन कर सकते हैं, या फिर जो बेसिकली अगर मैं बात करूं यूरिनरी कैथेटर से होने वाले इन्फेक्शन से उस पेशेंट को क्या कर सकते हैं, आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये बेसिकली अपने से एमसीक्यू पूछा गया है। ये ऑप्शन की मैं बात करूं तो क्या रहने वाला है, एनकरेजिंग एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि आपको एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक करना चाहिए, लेकिन अभी आगे बढ़ना है, क्योंकि पेशेंट किसका है अपने पास में, कैथेटर लग। अगर नॉर्मल यूरिन का पेशेंट होता, प्रॉब्लम से रिलेटेड होता, तो अपन बिल्कुल एडवाइज करते हैं कि आपको प्रॉपर फ्लूइड इनटेक करना चाहिए, जिससे इन्फेक्शन वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाए, ठीक है ना। लेकिन यूरिनरी कैथेटर की जब भी मैं बात करूंगा तो हमेशा याद रखिएगा, जिस साइड से अपन जो इंसर्ट करते हैं हमेशा उसके अराउंडिंग क्या रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। नहीं तो सराउंडिंग मीटर्स अगर क्लीन नहीं होगा तो वो इन्फेक्शन उस कैथेटर के थ्रू इंसर्ट आपके बॉडी के अंदर या फिर
बॉडी के अंदर चला जाएगा तो इन्फेक्शन, तो हमेशा याद रखिएगा ये तो नहीं होगा इतना। चेंजिंग पोजीशन फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे कोई बेड सोर या फिर प्रेशर अल्सर का पेशेंट नहीं है जो अपने को यहाँ पे पोजीशन तो नहीं करवाना, ठीक है ना। बार बार पोजीशन करवाओगे उल्टा उसका मामला बिगड़ जाएगा। क्लीनिंग अराउंड द मीटर्स पीरियडिकली, ये बात बिल्कुल सही है क्या, सराउंडिंग द कैथेटर, ठीक है ना। कैथेटर के चारों तरफ हमेशा आपको क्या करना चाहिए, क्लीनलीनेस यहाँ पे क्लीन करके रखना चाहिए, जिससे क्या नहीं हो, इन्फेक्शन इंसर्ट नहीं करे थ्रू द कैथेटर, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। इरिगेशन द कैथेटर डेली, तो ये नीड नहीं रहने वाली है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट प्रेफरेबल साइट फॉर द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन हर बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो अपन भी इस एमसीक्यू को लेके आए हैं। द फर्स्ट ऑप्शन अपने पास में डेल्टोइड साइट, डेल्टोइड साइट बेसिकली यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या होती है, स्मॉल वेसल्स रहती है, ठीक है ना, स्मॉल वेसल्स रहती हैं, तो ये काम नहीं आएगी, बच्चों के लिए तो बिल्कुल काम नहीं आएगी। वास्टस लेटरलिस साइट, जी हाँ ये बिल्कुल बात सही, कहाँ पे होती है, आपके बच्चों के थाई पे, ठीक है ना, इन्फेंट्स। और अगर मैं बात करूं जब भी आईएम इंजेक्शन की बात होगी, बीसीजी बेसिकली अगर मैं बात करूं, सॉरी डीपीटी की अगर मैं बात करूं, तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, वेस्टस लेटरलिस यहाँ पे बेस्ट साइज रहती है फॉर आईएम इंजेक्शन, वेस्टस लेटरलिस इन इन्फेंट, ठीक है ना, इन्फेंट एंड चाइल्ड। वेस्टल लेटरलिस क्यों रहती हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहती हैं, आपकी लार्ज ब्लड वेसल्स रहती हैं, यहाँ पे लार्ज ब्लड वेसल्स रहती हैं। और क्या रहती हैं, वेंट्रोग्लूटिल बेसिकली अगर मैं बात करूंगा तो ये किसके लिए, एडल्ट के लिए सही रहेगा, एडल्ट के लिए सही रहेगा। इन्फेंट्स एंड चाइल्ड के लिए क्यों नहीं देते हैं यूज, क्योंकि यहाँ पे सिएटिक नर्व की इंजुरी होने की दिक्कत रहती है, ठीक है ना। सिएटिक नर्व में बच्चों में बेसिकली अगर प्रॉब्लम दिक्कत हो सकती है, अगर वहां पे अपन इंजेक्शन लगाएंगे तो नर्व्स बेसिकली क्या रहती है, प्रॉपर यहाँ पे ब्लड वेसल्स इतनी भी लार्ज नहीं होती हैं, लेकिन एडल्ट के लिए यहाँ पे बेस्ट साइट रहेगा। डोर्सोग्लूटिल अगेन नॉट प्रीफेबल, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। वेंट्रोग्लूटिल क्यों नहीं करेंगे, सियाटिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, किसके अंदर, इन्फेंट एंड चिल्ड्रन के अंदर, ये भी एमसीक्यू एग्जाम के अंदर पूछा गया है। The next MCQ, height for the enema can be the from anus when giving the enema शुड बी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहने वाला है, एनिमा, ठीक है ना। एनिमा बेसिकली एक लिक्विड अपन बात करें इंजेक्टेबल है, जो अपन क्या करते हैं, थ्रू रेक्टम के थ्रू इंसर्ट करते हैं। अगर बात की जाए पोजीशन की, तो सिंस पोजीशन यहाँ पे बेस्ट साइड रहता है, बहुत ही अलग अलग तरीके से इसके यूज रहते हैं। अगर स्टोमक पूरा साफ करना है, या फिर जो कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम है, गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट के लिए अपन क्या करते हैं, एनिमा यहाँ पे प्रीफर करता है, ठीक है ना। अपने को क्या पूछा गया है, हाइट फॉर द एनिमा कैन बी द फ्रॉम द एनस विद गिविंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चला जाएगा, 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 45 सेंटीमीटर ए इज द राइट आंसर चला जाएगा। The next MCQ, the most important aspect of the aseptic technique is use of, give me this answer कीजिएगा, हैंड वॉशिंग टेक्निक या फिर गाउन टेक्निक या फिर मास्क या फिर ग्लव्स, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा अपन जो इजीली हमेशा याद रखिएगा, जो बहुत ही क्या हो, इजीली हो सके, या फिर जो सबसे पहले अपन जिस चीज का ध्यान रखते हैं एसेप्टिक टेक्निक के अंदर, कभी भी पेशेंट को अपन टच करते हैं, कोई भी इंजेक्शन, मेडिकेशन या फिर किसी भी चीज को अपन पेशेंट को देते हैं, तब सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड जो चीज रहती है वो बेसिकली क्या रहते हैं, अपने हैंड, ठीक है ना। इसलिए हैंड वॉशिंग को हमेशा स्टेराइल टेक्निक के प्रोसीजर के अंदर सबसे ऊपर रखा गया, ठीक है ना, इन्फेक्शन से। इसलिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोजोकॉम्बुलर इन्फेक्शन के अंदर भी सबसे प्रायोरिटी जो प्रिवेंशन की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा हैंड वॉशिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा गया, और यहां पर भी अपन क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग को सबसे पहले ऊपर रखेंगे, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। हैंड वॉशिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक फॉर द एसेप्टिक टेक्निक इन द यूज इन द एनी टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, या फिर पेशेंट की केयर करने के लिए या फिर कुछ भी ट्रीटमेंट करने के लिए हैंड वॉशिंग सबसे बेस्ट रहेगा। The next MCQ, for assessment of temperature by the correctly palpating the
पेशेंट्स स्किन द नर्स विल यूज द, ठीक है ना। बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि आप किसी भी पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो चेक करने के लिए कौन सी साइट से अपन यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करते हैं या फिर बेस्ट फाइंडिंग कैसे होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपना जो ये हैंड है, ठीक है ना, उसका बेसिकली अगर मैं बात करूं जो बिहाइंड पार्ट ऑफ द पाम, ठीक है ना, पाम का जो दूसरा वाला पार्ट है, ठीक है ना, यहाँ से अपन क्या करते हैं टच करते हैं पेशेंट की स्किन को, जिससे क्या हो सेंसिटिव है और अच्छे से अपने को पता भी चलता है कि टेम्परेचर है या नहीं है, ठीक है ना। एक अपन उस पाम साइड से अगर अपन टच करेंगे पेशेंट को ऐसे चेक करेंगे तो अपने को प्रॉपर फाइंडिंग रीडिंग नहीं आएगी, लेकिन बैक पार्ट ऑफ द हैंड इज द बेस्ट मेजर फॉर द टेम्परेचर चेक, ठीक है ना। टेम्परेचर चेक करने के लिए अपना जो बिहाइंड पार्ट है वो कौन सा डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड, ठीक है ना, कौन सा रहने वाला है, इसको अपन क्या बोलते हैं डोर्सल पार्ट ऑफ द हैंड। यहाँ अपना अच्छे से अपन क्या करते हैं पेशेंट के टेम्परेचर को स्किन के ऊपर टच करके मेजरमेंट कर सकते हैं कि फिर अपन बेस्ट फाइंडिंग तो बेसिकली थर्मोमीटर से रहने वाली, ठीक है ना। लेकिन एक बार के लिए जो टेम्परेचर इंक्रीज है तो ये अपन पाम साइड से डॉक्टर साहब भी क्या करते हैं यहाँ पे चेक करते हैं, कैसे करते हैं डोर्सल पार्ट ऑफ द हैंड, ठीक है ना। कभी ऐसे नहीं चेक किया जाता है, ऐसे तो बिल्कुल ही आपकी जो पल्स है वो चेक की जाती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स पेशेंट रेशियो इन आईसीयू, ठीक है ना, फॉर 24 आवर। तो अपने को बहुत अच्छे से पता है कि वन का वन रेशियो, ठीक है ना, एक पेशेंट और एक नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है ना। आईसीयू के अंदर तो यही चलेगा 1:1 रेशियो, ठीक है ना। वार्ड के अंदर अलग अलग सिस्टम है, कहीं पर 5 है तो कहीं पे बेसिकली अपन मानते हैं कि 10 पेशेंट के ऊपर एक स्टाफ अपन वार्ड के अंदर देते हैं, ठीक है। तो 1:1 बेसिकली क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, यानी वन पेशेंट एंड वन क्या रहने वाला है आपके नर्सिंग ऑफिसर। तो 1:1 का ये रेशियो राइट आंसर चला जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इंफ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल्स इज नॉन एज, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ ये एमसीक्यू है। क्लबिंग या फिर कोइलोनाइकिया या फिर पेरोनाइकिया या फिर ओनिकोनाइल्स, ठीक है ना, ओलिकोलाइसिस, ठीक है ना। तो क्लबिंग यहाँ पे नहीं रहने वाला है, अब बात की जा रही है कोइलोनाइकिया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं तो कोइलोनाइकिया के बारे में मैं बात करूंगा, ये रहेगा आपका स्पून लाइक नेल्स देखने को मिलता है, ठीक है ना, स्पून लाइक नेल्स इसके अंदर देखने को मिलता है डियर आपके आयरन डेफिशिएंसी के अंदर, ठीक है ना, आयरन डेफिशिएंसी के अंदर। और पेरोनाइकिया यहाँ पे बेसिकली क्या रहेगा, इंफ्लेमेशन टिश्यू सराउंडिंग द नेल्स, दिस इज कॉल्ड पेरोनाइकिया, ठीक है। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर। अपन ने पहले भी बात की है इसके बारे में, कौन से एमसीक्यू के अंदर बात की थी, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी सॉरी ओनिकोलाइसिस का मतलब बेसिकली क्या रहते हैं, आपके जो नेल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नेल्स क्या हो जाते हैं सेपरेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना, सेपरेटेड हो जाते हैं किससे, आपके नेल बड्स से, ठीक है ना, नेल बड्स से बेसिकली क्या हो जाता है ये सेपरेट हो जाते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं ओनिकोलाइसिस, ठीक है ना, ओनिकोलाइसिस। और कोलिनाइ की बेसिकली अपन ने बात की है। क्लबिंग बेसिकली अपन क्या बात करता है, मेनली ये देखने को मिलता है किसके अंदर, क्रोनिक हाइपोक्सिया के अंदर, ठीक है ना, ये किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, क्रोनिक हाइपोक्सिया के अंदर देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा डियर, यहाँ पे सी ऑप्शन क्या चला जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, गिव मी दिस आंसर कीजिएगा क्या रहने वाला है, द इक्विपमेंट यूज्ड इन द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर, यानी कानों को अपन जो यूज करते हैं, डॉक्टर साहब बेसिकली कान को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, ये अपने से एमसीक्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लैरिंगोस्कोप सबसे पहले, तो लैरिंगोस्कोप जैसा कि इसका नाम है वो बेसिकली अपन लोकल कोड या फिर लैरिंग्स को विजुअलाइजेशन करते हैं, किसके लिए, विजन फॉर द लैरिंग्स या फिर वोकल
कोड, ठीक है। ऑप्थेल्मोस्कोप बेसिकली किसके लिए किया जाता है? आई विजन के लिए, ठीक है ना। आई विजन के लिए अपन बेसिकली जो आपके स्नेल चार्ट वगैरह हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? ऑप्थेल्मोस्कोप के अंदर। ओटोस्कोप ये बेसिकली किसके लिए किया जाता है? टू यूज फॉर यूज्ड एग्जामिनेशन, किसके लिए? ईयर के लिए, ठीक है ना। कानों के एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्टर साहब यूज करते हैं आपके, कौन सा? ईएनटी डिपार्टमेंट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो बेसिकली कौन से? ऑटोस्कोप के द्वारा। और प्रक्टोस्कोप बेसिकली अगेन अपन ने बात किया किसके द्वारा? रेक्टम को, ठीक है ना। किसको एग्जामिनेशन करते हैं प्रक्टोस्कोप के द्वारा? रेक्टम को, ठीक है ना। रेक्टम को बेसिकली यहाँ पे किसके द्वारा करते हैं? प्रोक्टोस्कोप के द्वारा। तो सी ऑप्शन क्या चला जाएगा डियर? यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। सी ऑप्शन क्या चला जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। द नेक्स्ट एमसीक्यू, द इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नॉन एज, ठीक है ना। गिव मी दिस आंसर कीजिएगा, क्या रहने वाला है? गिंगिवाइटिस या फिर ठीक है ना ग्लोसाइटिस या फिर पेरोटाइटिस या फिर स्टेमोटाइटिस, ठीक है ना। तो स्टेमोटाइटिस बेसिकली क्या रहता है आपके? म्यूकोसा या फिर ओरल या फिर अपन क्या कह सकते हैं? स्टोमक के इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं गिंगिवाइटिस, जो बेसिकली क्या रहता है आपके? ग्लोसाइटिस, ठीक है ना। ग्लोसाइटिस बेसिकली क्या रहेगा आपका? इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग। और गिंगिवाइटिस की मैं अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स, ठीक है ना। इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, ठीक है ना। गम्स की अगर मैं बात करूंगा तो क्या रहेगा? गिंगिवाइटिस। और टंग की अगर मैं बात करूंगा तो ग्लोसाइटिस इज द राइट आंसर। एंड पेरोटाइटिस यानी जो पेरोटिड ग्लैंड की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या रहने वाली है? जो आपकी पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है ना। कौन सी? पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है ना। पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की अगर मैं बात करूंगा तो क्या रहेगा आपका? पेरोटाइटिस। एंड स्टोमेटाइटिस अपन ने बात की है, म्यूकोसा ओरल या फिर स्टोमक का जो अपन बात कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन की, दिस इज कॉल्ड, ये अपन ने सारी बात की गिंगिवाइटिस, ग्लोसाइटिस। और सबसे राइट आंसर क्या चला जाएगा आपका? ग्लोसाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग। ये आंसर भी आपको सॉरी एग्जाम के अंदर आया हुआ, ये एमसीक्यू 2013 के अंदर। अब बात करने वाले हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर इन इमीडिएटली एंड वंस, ठीक है ना। इमरजेंसी के अंदर और कितनी देते हैं अपन? एक बार ही देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, पीआरएन का मतलब तो ये होता है कि व्हेन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। व्हेन रिक्वायर्ड या फिर व्हेन एज नीडेड, ठीक है ना। या फिर क्या होगा? एज नीडेड, नीड के अनुसार। स्टेट ऑर्डर, ठीक है ना। स्टेट ऑर्डर बेसिकली क्या रहेगा? राइट आंसर चला जाएगा। नॉट फॉर ए सिंगल ऑर्डर या फिर नॉट फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड स्टेट ऑर्डर, ठीक है ना। स्टेट ऑर्डर बेसिकली क्या चला जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा, ठीक है ना। स्टेट ऑर्डर बेसिकली क्या चला जाएगा? तो आई होप दिस एमसीक्यू विल बी क्लियर, ठीक है ना। तो सिंगल ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा जब तक कि क्या नहीं किया जाए? टिल द डिसकंटिन्यू। कब तक चलेगी ये? टिल डिसकंटिन्यू, टिल डिसकंटिन्यू। तो ये अपन ने सारी बात की है, फटाफट से अपन सारे के सारे एक बार से देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू अपन ने लिया था कि ड्यूरिंग द एबीजी एनालिसिस, तो क्या रहेगा? आर्टरी इज द राइट आंसर। देन अपन ने बात की थी कि अनकॉन्शियस के पेशेंट के लिए जो फर्स्ट सिम्टम अपन देखते हैं वो क्या देखने को मिलेगा? अनकॉन्शियसनेस, सॉरी रेस्टलेसनेस इज द राइट आंसर। प्रायोरिटी अटेंशन रिक्वायर्ड फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए पोजीशन कौन सी बेस्ट रहने वाली है? साइडलाइन। और जो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एयरवे हमेशा उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। जनरल एनेस्थीसिया है, इसका मतलब अनकॉन्शियस। और पोजीशन कौन सी रहने वाली है आपकी? साइडलाइन पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात की ड्रॉप पर फैक्टर, तो 31 ड्रॉप पर मिनट इज द राइट आंसर। अराउंड द हमेशा याद रखिएगा इन्फेक्शन जब भी अपने को प्रिवेंशन करना है किसके? साइट फॉर कैथेटर, तो हमेशा याद रखिएगा उसके सराउंडिंग एयर या फिर जो अपन बात कर रहे हैं मीटर्स के सराउंडिंग एयर अपने को क्या करना चाहिए? क्लीनिंग करके रखना चाहिए बेस्ट मोस्ट। उसके बाद में अपन ने देखा कि मोस्ट प्रिफर्ड साइट फॉर द आईएम इंजेक्शन इन द इन्फेंट एंड चिल्ड्रन, तो आईएम इंजेक्शन एंड चिल्ड्रन के लिए अपने पास में बेस्ट कौन सी रहने वाली है? वेस्टस लैटरलिस,
अब हाइट पूछा गया है एनिमा की, तो बेसिकली क्या रहेगा 45 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। देन अपन ने पूछा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एसेप्टिक टेक्निक, तो कौन सी रहेगी सबसे बेस्ट और सबसे इफेक्टिव और सबसे फास्टेस्ट, दिस इज कॉल्ड हैंड वॉशिंग। द फॉर असेसमेंट द टेम्परेचर बाय द करेक्टली पाल्पेटिंग द पेशेंट स्किन, ठीक है ना, पेशेंट की स्किन को अपन बेसिकली टेम्परेचर के द्वारा चेक करते हैं, तो कौन सा पार्ट हमेशा याद रखिएगा, डोर्सल सरफेस ऑफ द हैंड इज द बेस्ट way of the to take the check for the temperature. Then finally अपने से पूछेगा द नर्स पेशेंट रेशियो इन आईसीयू, आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट, किसी को पता नहीं हो तो इन आईसीयू का फुल फॉर्म क्या रहेगा, इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है ना। उसके अंदर अगर मैं बात करूं क्रिटिकल पेशेंट रहते हैं और हमेशा वहां पे एक वर्कलोड ज्यादा रहता है और पेशेंट को अटेंशन बहुत ज्यादा रहता है, इस कारण से वहां पे जो नर्सिंग और पेशेंट का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा 1:1, यानी एक नर्स एक पेशेंट, ठीक है ना, एक पेशेंट के ऊपर एक नर्सिंग ऑफिसर की ड्यूटी रहने वाली है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल्स, दिस इज कॉल्ड पेरोनाइकिया, ठीक है ना, पेरोनाइकिया। और पॉलिनाइकिया की बात करें तो स्पून लाइक नेल्स, ठीक है ना, स्पून लाइक नेल्स बेसिकली किसके अंदर देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी के अंदर। ये भी एमसीक्यू आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। द इक्विपमेंट यूज फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द ईयर बेसिकली क्या रहेगा आपका, ओटोस्कोप। देन अपन ने बात की इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, दिस इज गिंगिवाइटिस, एंड स्टोमेटाइटिस, दिस इज फॉर द स्टोमक। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन ऑर्डर फॉर द इमीडिएटली एंड वंस ओनली, एक ही बार में और इमरजेंसी के अंदर कौन सी देते हैं अपन, स्टेट ऑर्डर, ठीक है ना। पीआरएन, दिस इज द व्हेन रिक्वायर्ड, जो दो बार भी दे सकते लेकिन एज नीडेड, ठीक है ना। पेशेंट को अपन ने क्या दिया है, पैरासीटामोल दिया और पेशेंट का टेम्परेचर क्या नहीं हो रहा है कम, तो उसको अपन वापस भी दे सकते हैं, लेकिन सिंगल सॉरी यहाँ पे स्टेट ऑर्डर के अंदर एक बार ही देंगे और वो डॉक्टर की प्रेस्क्राइब पर। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, आज का ये इंपॉर्टेंट धमाकेदार एमसीक्यू सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आप को बूस्ट अप कीजिएगा। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजारों आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। आज का अपन बात करें तो आज जो होने वाला है, कल जो बीत गया वो अपने दिमाग के अंदर है, लेकिन जो आने वाला कल है वो बेसिकली आपके हाथ में है। इसलिए अपने आने वाले कल को बेहतर बनाएं, अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कीजिए, एग्जाम होने वाले हैं जल्दी और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ किरुषा एकेडमी के साथ में अच्छे से कर सकते हैं। ऐप के अंदर सारे प्लान अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, आपके एमसीक्यू बैच यहाँ पे अवेलेबल हैं, अपने फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। तो सारा आपको किरुषा एकेडमी के एक ही प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट नर्सिंग की सिलेबस यहाँ पे आपको करवाया जाएगा। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन, फिर मिलेंगे अपन एक धमाकेदार एमसीक्यू सेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।